बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बाजार के आज का हाल तो बताएंगे ही, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी वो भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इनका स्वागत करते हैं और समझेंगे कल के लिए बाजार की स्ट्रैटेजी क्या रहे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं आज सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे आज के बाजार का हाल। साथ ही वरुण हमें बताएंगे मार्च तिमाही में कैसे रह सकता है बीपीसीएल का प्रदर्शन। देवांशी से जानेंगे सरकारी बैंकों में लगातार तेजी में क्या रखें रणनीति। मानसी बताएंगी क्यों दिवालिया होने की कगार पर चली गई मैक्रोटेक डेवलपर्स और एलएनटी में क्यों आई तेजी। लेकिन सबसे पहले बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा निफ्टी सीमित दायरे में रहा, आखिरकार 15,200 के ऊपर सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स भी 50,650 के नीचे सपाट बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 280 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और आज दिग्गज बैंकों रिलायंस ने खास तौर पर बाजार को नीचे खींचने का काम किया। एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से क्या आज संकेत मिले। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 960 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 564 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की है। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि क्यों आज इंडेक्स बाजार के सही मूड को बयां नहीं कर रहे। इंडेक्स की सुस्ती से भारतीय बाजारों के दमदार एक्शन का अंदाजा आपको लगेगा नहीं, क्योंकि हल्के हरे निशान में बंद हुआ निफ्टी तो हल्के हरे लाल निशान में बंद हुआ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लगभग 350 अंक नीचे। लेकिन एक्शन दिन भर भरपूर रहा। ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के चलते भारतीय बाजार खुले बड़े गैप के साथ 15,300 के बेहद करीब निफ्टी खुलता हुआ नजर आया, 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी। लेकिन वहां से हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आती दिखी जो दिन के सत्र में और बढ़ती नजर आई और एक बार ये निफ्टी 15,200 के लेवल के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी भी 34,500 के नीचे गया, लेकिन बंद होते होते आखिरी 15-20 मिनटों में अच्छी मजबूती फिर से बनती हुई दिखी और फाइनली क्लोजिंग एकदम शांत होती दिखी सेंसेक्स और निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर हल्का नुकसान रहा, लेकिन बैंक निफ्टी के अलावा और फाइनेंशियल शेयरों के अलावा बाकी पूरे बाजार में अच्छी तेजी का माहौल था। मसलन मेटल शेयर फिर से चमकते नजर आए, शुगर बाकी कमोडिटी स्टॉक्स में फिर से तेजी बनती हुई दिखी। एफएमसीजी स्टॉक्स निचले स्तरों से रिकवर होते दिखे। ऑटो शेयरों ने रफ्तार पकड़ने की कोशिश की। ऑयल एंड गैस शेयर ये वापस से लाइमलाइट में आते दिखे। तो ब्रोडर मार्केट में अच्छा खरीदारी का माहौल आज फिर से नजर आया। तो आप जैसे देखना चाहें बाजार ऊपरी स्तरों से हल्की प्रॉफिट बुकिंग और निचले स्तरों से रिकवरी। और इस तेजी की वजह जो रिकवरी आती दिखी और जो मजबूत शुरुआत हुई, एक कोरोना के मामले 2 लाख से कम आते दिखे 16 अप्रैल के बाद, वो बाजार का जोश बढ़ाने वाला था। दूसरा ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और तीसरा तकनीकी तौर पर लगातार 15,000 के ऊपर जो बाजार बने हुए हैं बेहद मजबूत है। तो फिर कमजोरी क्यों हुई, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई, उसकी बड़ी वजह है कि कल अच्छी तेजी होने के बावजूद ऊपरी स्तरों पर एफआईआईज की तरफ से वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े आते दिखे, यानी कि वो बहुत खरीदारी के मूड में अभी भी नहीं है, हल्की फुल्की शॉर्ट पोजीशन काट रहे हैं। तो ऊपर के लेवल पर एफआईआईज की बिकवाली का दबाव है, घरेलू फंड भी थोड़ी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और यही वजह कि बाजार गैप से खुले तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो बाजार की चाल बिल्कुल क्लियर कट है। अहम सपोर्ट लेवल से बाजार वापस रिकवर कर रहा है और रुकावट के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आकर थोड़ा नीचे है। तो ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ इंडेक्स में ट्रेडर्स को मिल रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक ही तरफा ट्रेड है और वो है तेजी का। तो अच्छी क्वालिटी के शानदार स्टोरी वाले कैश मार्केट के स्टॉक्स अब भी भरपूर एक्शन में हैं और अगले 2 दिनों तक वायदा कारोबार की एक्सपायरी तक ये एक्शन और बढ़ने वाला है। यही समझेंगे अनिल जी से कि बाजार के लिए कल के संकेत अहम क्या हो सकते हैं और किन लेवल्स पर नजर रहे। लेकिन उससे पहले आज जो बाजार में हमें एक्शन देखने को मिला, कहां थी सुस्ती और कहां दिखी तेजी, समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी, बताइए। देखिए, अच्छे ग्लोबल संकेतों के साथ बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई। हालांकि क्लोजिंग के समय अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से जरूर बाजार नीचा। निफ्टी केवल 10 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक में आज दबाव देखा गया। करीब 200 अंकों की गिरावट क्लोजिंग के समय निफ्टी बैंक में देखने को मिली। और जैसा कि हमने आपको कहा कि इंडिया विक्स पर नजर रखिए, आज देखें यहाँ पर करीब 10% का उछाल देखने को मिला दिन के दौरान इंडिया विक्स। चलिए सबसे पहले स्टॉक्स बता देते जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। कोलगेट पामोलिव इस स्टॉक पर नजर रखी। हिमांशु जी ने स्टॉक बताया, दिन के दौरान काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले। जेएसडब्ल्यू स्टील आपको राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में बताया गया था। आईएफबी इंडस्ट्रीज जय ठक्कर ने हाईलाइट किया,
दिन के दौरान काफी बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली और पेंट स्टॉक्स पे देखिए सच्चिदानंद ने राय दी और अच्छी तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो होटल सेक्टर्स देखिए लगातार दूसरा दिन है जब गजब की तेजी देखी जा रही है। कल हमने आपको एसआईपी स्टॉक के बतौर ओरिएंटल होटल्स बताया था, कल 20% की तेजी थी, आज ये तेजी आगे जारी होती हुई नजर आई, करीब 10% की तेजी आज भी देखने को मिली। इसके अलावा कामत होटल्स, महिंद्रा हॉलिडेज, रॉयल ऑर्किड, तमाम पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिली। एक और तबका है रेस्टोरेंट्स और क्यूएसआर, क्योंकि यहाँ पर देखिए बारबेक्यू नेशंस के नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले थे, घाटे के मुकाबले कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया, उसका एक असर देखने को मिला। दिन के दौरान 20% का अपर सर्किट लगा स्टॉक के ऊपर, 4% तक की तेजी बर्गर किंग में देखने को मिली और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स 15% से ज्यादा की मूव इस स्टॉक में भी देखने को मिली। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आज एक्शन भरपूर था। कोलगेट पामोलिव के बारे में मैंने आपको बताया, ज्योति लैब्स, बजाज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और काफी दिनों के बाद अब आईटी स्टॉक्स भी देखिए कहीं ना कहीं फ्लेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज जो ज्यादातर मूव्स आए वो मिड कैप आईटी स्टॉक्स से देखने को मिले। परसिस्टेंट सिस्टम्स में तेजी देखने को मिली, कोफोर्ज, माइंट्री और एलएनटी इन्फोटेक मामूली खरीदारी का रुझान यहां पर भी देखने को मिला। और देखिए मेटल स्टॉक्स में भी आज रिबाउंड के संकेत सामने आए। कल भी स्टॉक हमने आपको बताए थे। आज देखिए टाटा स्टील में भी तेजी देखने को मिली, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। हालांकि ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी इन स्टॉक्स में देखने को मिली। और अंत में बैंकिंग स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को जो है अंडर परफॉर्म किया, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। विकास जी आपके पास आ रहे हैं, आज के बाजार पर आपकी राय और साथ ही समझेंगे कल इंट्राडे पिक कौन सी आप सजेस्ट करेंगे आज, और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार आज जब सुबह खुले तो इंटरनेशनल क्यूज काफी पॉजिटिव थे और कल हमने एक दमदार तेजी ऑलरेडी करी हुई थी, सेंटिमेंट्स अच्छे थे, तो हम एक अच्छी खासी तेजी के साथ खुले, बट वो तेजी टिकी नहीं और ड्यूरिंग द डे एक गिरावट आई, फिर फाइनली हम बंद होते होते फ्लैट से बंद हुए हैं। अब आने वाले 2 दिन बाद मतलब गुरुवार को इस महीने की एफ की एक्सपायरी है, तो कल परसों मुझे लगता है बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी तो रहेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल रहेगा बाजार में। आज अगर देखेंगे तो जहां एक और बैंक्स या रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनमें गिरावट थी, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स और टाइटन, इस तरह के शेयरों ने संभाल लिया। बट अब आने वाले 2 दिन में थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, बट मेरी राय यही रहेगी कि सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करते हुए कोई अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम निफ्टी में नए हाइस की ओर बिल्कुल बढ़ रहे हैं। बाकी कल के लिए जो मेरा पिक होगा वो रहेगा, एक एनबीएफसी को मैंने पिक किया है, एमएफएसएल, मैक्स फाइनेंशियल, जो कि आज 928 के लेवल पे बंद हुआ है। मुझे लगता है जिस तरह की स्ट्रेंथ आज इस स्टॉक में देखी गई वो कल भी जारी रहनी चाहिए और मुझे कल का इसमें मेरा टारगेट रहेगा 950 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 915 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, मेरी पोजिशनल पिक है एक फर्टिलाइजर कंपनी जीएसएफसी, एक बहुत ही जबरदस्त अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ये फर्टिलाइजर्स और एग्री केमिकल्स के स्पेस में है। मुझे लगता है जिस तरह से मानसून इस बार नॉर्मल होने जा रहा है, ये पूरा स्पेस ही बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है और वहाँ पे जीएसएफसी, इनके कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत अच्छी है और उसके दामों में भी काफी बढ़त हुई है। तो इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे उस पर मैं काफी बुलिश हूँ। और बाकी सरकार ने हाल ही में जो एक फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ाई है, उसका भी फायदा जितने एग्री रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिल सकता है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मुझे लगता है करंट लेवल्स जो कि 119 के आसपास है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनली इस पे मेरा 145 का टारगेट है और 105 रुपए का स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे खरीदारी के लिए एमएफएसएल में खरीदारी की सलाह विकास सेठी दे रहे हैं और हफ्ते भर का नजरिया जीएसएफसी में आप रख सकते हैं। विकास सेठी जी की राय। बातचीत आज के मेहमान से जारी रहेगी, लेकिन आने वाले नतीजों पर चर्चा करें। मार्च तिमाही में बीपीसीएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं और इस प्रदर्शन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, जरा बताएं बीपीसीएल के नतीजों से कैसा अनुमान? देखिए, आईओसी और एचपीसीएल के बेहतरीन नतीजों के बाद अब कहीं ना कहीं बीपीसीएल से भी जो उम्मीदें हैं वो काफी बढ़ गई है। थ्रूपुट माना जा रहा है कि करीब 15% के आसपास का उछाल दिखाएगा। वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो काफी बेहतरीन रह सकती है, लेकिन नो डाउट मार्केटिंग मार्जिन पे दबाव रहने वाला है, जैसे बाकी कंपनियों में भी देखने मिला। इन्वेंट्री गेन, ये सबसे बड़ी चीज है जिस पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी दोनों कंपनी यानी कि आईओसी और एचपीसीएल में भी आपने देखा इन्वेंट्री गेन के चलते कंपनीज को बहुत फायदा हुआ है। इस कंपनी में माना जा रहा है करीब $3 प्रति बैरल के आसपास का इन्वेंट्री गेन आ सकता है और टोटल जीआरएम जो है वो $4.5-5 के ऊपर जा सकते हैं। कुल रेवेन्यूज में करीब 26% के आसपास का उछाल आएगा। एबिटा 16% बढ़ेगा।
एबिटा मार्जिन जो है उसमें हल्की गिरावट हो सकती है, 6.5% से गिर के 6% के आसपास आ सकता है। मुनाफा 8% बढ़ेगा, 3000 करोड़ के आसपास आ सकता है। लेकिन याद रखिए, जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस आईओसी एचपीसीएल ने दिया था, माना जा रहा है कि बीपीसीएल में भी आपको उम्मीद से बेहतरीन नतीजे देखने मिलेंगे। लेकिन नतीजों के साथ साथ काफ़ी सारी और चीज़ें जिस पे नज़र रखना है। एक तो कितना बड़ा डिविडेंड ये कंपनी देती है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और विनिवेश को लेकर अगर मैनेजमेंट कुछ भी बोलता है तो ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया आपका। विकास जी, बीपीसीएल पर आपकी राय? देखिए स्वाति, इस स्टॉक पे मैं बुलिश रहा हूँ और मेरा जो एक सदाबहार सेठी साहब वाला सेगमेंट होता है उस पे मैंने 2-3 दिन पहले 450 के लेवल पे इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह दी हुई है ऑलरेडी। और अभी भी मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक तो कल जो नतीजे आएंगे, नतीजे मैं मान रहा हूँ कि नतीजे अच्छे रहेंगे और बाकी बाजार को एक बड़े डिविडेंड का बिल्कुल एक उम्मीद है और होना भी चाहिए, बिकॉज डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन के पहले जो इन्होंने अभी हाल ही में रकम जुटाई है नुमलीगढ़ रिफाइनरी में अपनी स्टेक बेच के या ट्रेजरी वाले शेयर्स बेच के, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा हेफ्टी डिविडेंड का लाना चाहिए। तो ऑल इन ऑल इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है कल के लिए भी और बाकी आपको इसमें पोजिशनली भी बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ से अच्छे अपसाइड की उम्मीद है। कल के लिए और हफ्ते भर के लिए एक अच्छा नजरिया है, पॉजिटिव रुख है बीपीसीएल पर हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का। आगे बढ़ते हैं, पीएसयू बैंक की बात करें तो सरकारी बैंकों में हमने देखा लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जरा कुछ वजह इसकी जानते हैं और आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या रहना चाहिए इसके लिए, समझते हैं। हमारी सहयोगी देवांशी आशर से बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए पिछले कई दिनों में सरकारी बैंकों में अच्छे रिटर्न्स होते हुए दिखे हैं। अगर आप ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो पिछले एक महीने में करीब 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमने देखे हैं। बजट से लेके अब तक 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमने इस सेक्टर में देखे हैं। अब उसकी सबसे अहम वजह यही थी कि जो नतीजे आते हुए दिखे हैं चौथी तिमाही के, वो काफ़ी शानदार होते हुए दिखे, रिकवरीज का सहारा मिलता हुआ दिखा और प्रोविजंस कम होते हुए दिखे। कई बैंक से जो घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखी और आने वाले समय में जो मर्जर की खबरें हैं इसके चलते भी हम देख रहे हैं कई बैंक्स को काफ़ी सहारा मिलता हुआ दिखा है। लेकिन अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो चिंता है सरकारी बैंक्स पर वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो सेकेंड वेव है इसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा देखने मिल सकता है और इसके चलते सारे एनालिस्ट हैं जो मान के चल रहे हैं कि अब छोटी अवधि में आपको थोड़ी सी जो चिंता है वो सरकारी बैंक्स पर ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। आरबीआई का ये कहना था कि जो सप्लाई है उससे ज़्यादा इस बार मांग को लेकर चिंता ज़्यादा होती हुई दिख रही है। लोन बुक जो है वो लगातार कम होती हुई दिख रही है और इसके चलते भी आने वाले समय में थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है। आप देखिए जो ओवरऑल नतीजे आते हुए दिखे उसमें रिकवरीज अच्छी थी लेकिन फ्रेश स्लिपेजेस भी बढ़ते हुए दिखे थे। इसके साथ ही आप बड़ी बैंक्स जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, वहाँ पे एसएमए अकाउंट्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखे थे, रिस्ट्रक्चरिंग अकाउंट्स काफ़ी बढ़ते हुए दिखे थे। तो इसके चलते आने वाले समय में चिंता बढ़ती हुई दिख रही है। ज़्यादातर जो सरकारी बैंक्स है उनका ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फोकस है, अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता वहाँ बढ़ रही है। एसएमई की जो चिंता है या ये सेक्टर से जो दबाव आता हुआ दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सब के चलते आने वाले समय में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी चिंता बन सकती है और ये रैली जो आती हुई दिख रही है उसमें रुकावट के संकेत फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं। तो कॉशियस होने का व्यू फिलहाल एनालिस्ट की तरफ से पीएसयू बैंक्स पर आता हुआ दिख रहा है। विकास जी, पीएसयू बैंक पर आपकी खास स्ट्रैटेजी? देखिए स्वाति, पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी हमने पीएसयू बैंक्स में देखी है और कल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही दमदार थे। उसके बाद सभी ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स इसमें बढ़ाए हैं। तो विद इन द स्पेस अगर एक स्टॉक आपको पिक करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। उस पर मैं बुलिश हूँ और मुझे लगता है यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड आने वाले 3-6 महीनों में देखने को मिलेगा। तो फ्रॉम द पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई वुड बी माई टॉप पिक। ओके, टॉप पिक पीएसयू बैंकिंग स्पेस से एसबीआई को चुना है विकास सेठी जी ने। आगे बढ़ते हैं, मैक्रोटेक डेवलपर्स दिवालिया होने की कगार पर चली गई है। पूरी खबर और अच्छे से समझते हैं, हमारी सहयोगी मानसी से। बताइए मानसी, क्या है मैक्रोटेक डेवलपर्स का ये झंझट? जी बिल्कुल, देखिए मैक्रोटेक डेवलपर्स मुश्किल में हैं क्योंकि कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में दिवालिया होने की अर्जी दी गई है। मुंबई में वर्ल्ड क्रेस्ट वर्ल्ड टावर के रेसिडेंट्स ने यह अर्जी दी है। आपको बता दें वर्ल्ड क्रेस्ट सोसाइटी ने 7.2 करोड़ का बकाया नहीं चुकाने का आरोप मैक्रोटेक डेवलपर्स पर लगाया है। वर्ल्ड क्रेस्ट सोसाइटी ने ब्याज के साथ बकाया चुकाने की मांग भी की है।
मैक्रोटेक डेवलपर्स मुश्किल में किस तरह से है, स्थिति फिलहाल क्या है, अगर जानने की कोशिश करें। एनसीएलटी को दी अर्जी में कंस्ट्रक्शन में भी खामी का आरोप लगाया गया है। फ्लैट और लॉबी में खराब क्वालिटी के मार्बल एलिवेटर्स लगाने का आरोप यहां पर लगाया गया है। इसी के बदले डेवलपर ने 7.2 करोड़ का सिंकिंग फंड भी बनाया था, जो कि 2019 से अब तक सिंकिंग फंड के तहत रकम 7.2 करोड़ चुकाने की यहां पर बात हुई थी, जिसके चलते कंपनी फिलहाल असफल हुई है, ऐसा वर्ल्ड क्रेस्ट वर्ल्ड टावर्स की सोसाइटी का कहना है। अप्रैल 2019 में बकाया चुकाने का वादा किया था। सितंबर 2020 में ईमेल में भी इस बात की पुष्टि की गई थी, लेकिन इसी चीज पर मैक्रोटेक डेवलपर्स का जवाब क्या आया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स का ये कहना है कि सोसाइटी पर कंपनी का कोई बकाया नहीं है। वर्ल्ड क्रेस्ट सोसाइटी में 9 करोड़ का मेंटेनेंस मिलना अभी बाकी है और इसी बकाया मेंटेनेंस के सामने 7.2 करोड़ के बकाये को ऑफसेट डेवलपर्स कह रहा है। कानूनी तौर पर स्थिति को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी। मैक्रोटेक डेवलपर्स की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा और आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड क्रेस्ट टावर की सोसाइटी की तरफ से बकाया चुकाने का बयान आता हुआ देखने को मिला है। अब इस स्थिति का पूरा असर मैक्रोटेक डेवलपर्स के स्टॉक प्राइस पर तो होता दिख ही रहा है और आगे चलकर भी इस पूरी सिचुएशन में जो भी डेवलपमेंट्स होते दिखेंगे हम आपको बताते रहेंगे। चलिए अब शो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शो का खास सेगमेंट शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा है हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह? जी 2 ऑप्शन है हमेशा की तरह और दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो बड़े स्टॉक हैं। पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। हमने देखा है कि इस बैंक ने, जबकि बाकी बैंकों के अंदर थोड़ी सी कमजोरी थी, बैंक निफ्टी में कमजोरी थी, लेकिन ये स्टॉक लगातार खड़ा रहा। तो यहाँ पे लगता है कि आगे हम गेन देख पाएंगे और लास्ट के अंदर जो थोड़ी बाइंग हुई इसके अंदर भी ये प्राइस ऊपर आया। तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर मैं 650 की कॉल 5 रुपए पे, ये कॉल जो मैं बता रहा हूँ दोनों ही मई महीने की हैं। तो 650 की कॉल 5 रुपए पे लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 3 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा 10 रुपए। दूसरी तरफ फार्मा स्टॉक्स बड़े थे और डॉक्टर रेड्डी, लुपिन सब बड़े थे। सन फार्मा मैं पसंद करके लाया हूँ, 696 रुपए पे इसकी क्लोजिंग थी। तो यहाँ पे आप 700 रुपए की कॉल स्ट्राइक प्राइस की आप 4 रुपए 80 पैसे पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 3 रुपए, टारगेट इसमें करीब रहेगा 9 रुपए का। ध्यान रखिए ये कल शाम तक आप, मतलब परसों शाम तक इसमें से आप निकल जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब शो में अनिल जी से समझते हैं कि कल के लिए बाजार पर किन अहम स्तरों पर नजर रहनी चाहिए। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 70-75 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिकी बाजारों में लगातार 3 दिनों की तेजी के बावजूद एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन, पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन होने की उम्मीद भारतीय बाजारों ने लगा रखी थी 3:30 बजे। लेकिन इसके अलावा जो अहम ट्रिगर्स हैं, कोरोना के आंकड़े अगर फिर से 2 लाख से नीचे आते हैं, आमतौर पर वीकेंड पर टेस्टिंग कम होती है और उस लिहाज से आंकड़े कम आते हैं, तो महीने भर और 5 हफ्तों के जो लोअर लेवल पर कोरोना के आंकड़े आते दिखे हैं देश में, अगर वही आंकड़े आपको कल फिर से देखने को मिलते हैं तो ये बाजार को पसंद आएगा। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स हैं, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी से ठीक 1 दिन पहले का एक्शन होगा, तो इस लिहाज से यह देखना जरूरी होगा कि आज के शांत या उतार चढ़ाव भरे सेशन में सीमित दायरे में एफआईएस का एक्शन किस तरह का रहता है। वो अपनी शॉर्ट्स काटते हैं और खरीदारी करते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली, उन आंकड़ों के दम पर आपको बाजार की रेंज मिलेगी। लेकिन बाजार की जहां तक ट्रेंड का सवाल है, 15,100 15,150 कल के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 15,250 15,300 रुकावट, यानी कि बेसिकली 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे की तरफ की रेंज है। इस रेंज के जिस और बाहर निकलेगा वहां से एक एडिशनल मूव 100 पॉइंट का और निफ्टी पर आने की संभावना है। बैंक निफ्टी के लिए यही रेंज 34,400 35,100 के आसपास की निकल कर आती है। इन 600-700 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करने की कोशिश करेगा और अगर इससे किसी एक तरफ बाहर निकला तो 400-400 पॉइंट की रेंज और बनती दिखेगी, यानी कि नीचे की तरफ 34,000, ऊपर की तरफ 35,500। तो ओवरऑल ये आपके लिए इंडेक्स की रेंज हुई, लेकिन कल भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में आपके लिए मौके भरपूर मिलेंगे खरीदारी करने के लिए आज से, और ट्रेडर्स को वहीं पर फोकस करना चाहिए। तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझिए। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखें ऑप्शन स्ट्रैटेजी?
या गुड इवनिंग। सो देखिए, आज मार्केट में जिस तरीके का मूव था उसके बावजूद भी, वोलेटाइल सेशन के होने के बावजूद भी मार्केट 15,200 के आसपास ही क्लोज होते हुए दिखी निफ्टी। और लोअर साइड पे जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, ये दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ से हायर साइड का ही मूव हमें एक्सपायरी के पहले आता हुआ दिखना चाहिए। डेटा के हिसाब से भी देखें तो पुट राइटर काफी एग्रेसिव है 15,100 की स्ट्राइक पे। वो ये दर्शाता है कि मार्केट में लोअर साइड पे कोई भी डिप रहेगी तो एक अच्छा सपोर्ट का जिसे ये लेवल्स काम करेंगे। तो हम कल के सेशन के लिए 15,250 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज बंद हुआ है करीब 69 रुपीज के आसपास। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 110 से 115 तक के। तो तेजी ही करना है, 15,250 का कॉल बाय करके। इसमें स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट करेंगे वो करीब रखें 45 रुपीज के आसपास। तो ये है इंडेक्स में हमारा व्यू। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज ओपन अप, जो लॉकडाउन के बाद अब वापस से ओपन अप की थीम जो प्ले आउट होते हुए दिख रही मार्केट में, उसमें हमें ट्रेंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में आज जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है वो ये दर्शाता है कि ये स्टॉक में हमें कल के सेशन में 860 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 810 के स्टॉप लॉस से ट्रेंड भी बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन के लिए। शुक्रिया राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपने बताई। शो के अंत में विकास जी आपके पास आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पिक आपकी जानेंगे। बिल्कुल स्वाति, जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है वो मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि आज 360 के लेवल पे बंद हुआ है। इस स्टॉक को मैंने दिवाली की पिक के तौर पे इस साल रिकमेंड करा था 180 के लेवल्स पे, और 300 रुपए के एनुअल एक साल के टारगेट थे, जो कि वहां उस टारगेट को अचीव करते हुए ये 412 के हाइज लगा के अभी वापस से करेक्ट हुआ है। बिकॉज 2 दिन पहले दालमिया पावर, जो वन ऑफ द प्रोमोटर्स है, उन्होंने 4% अपना ब्लॉक बेचा और उसके कारण से थोड़ा प्रेशर आया। बट एक सही मौका इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का। एक जबरदस्त कंपनी है, पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और एक वर्चुअल मोनोपोली है भारत में। अराउंड 95% जो बिजनेस है वो इसी एक्सचेंज पे होता है। और बाकी इसमें कई नामी गिरामी निवेशकों ने इसमें निवेश किया हुआ है। MIT, जो कि US की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, उसने भी 2% हिस्सेदारी इसमें रखी हुई है। और उसके अलावा जो इसके एक सब्सिडरी है इंडियन गैस एक्सचेंज, उसमें हाल ही में गेल, फिर अडानी गैस और NSE वगैरह ने भी हिस्सेदारी खरीदी है। तो ऑल इन ऑल इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। वर्किंग बहुत अच्छी है, मार्च तिमाही के नतीजे भी बेहद ही शानदार थे। तो ये जो गिरावट आई है खरीदारी करने का मौका, और लॉन्ग टर्म में यानी कि 9 से 12 महीने में मेरा इस स्टॉक में 450 रुपए का टारगेट है। तो IEX में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आज आप शो में शामिल हुए। तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।